स्टार्ट करें। हेलो एवरीवन, बेटा गुड आफ्टरनून एंड होप यू विल बी फाइन। तो बेटा अब क्लास हमारी पॉलिटिकल साइंस की आ गई है और ये आज का ये थर्ड क्लास है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें हम बात कर रहे हैं आर्टिकल्स पे। और आज आर्टिकल 61 से आगे बढ़ेंगे और अनुमान है कि 61 से लेके 80 के बीच में आर्टिकल्स फिनिशिंग पॉइंट पे आ जाएगी। और लेट्स स्टार्ट, वही चीज़ है आर्टिकल्स एंड कंसर्निंग सब्जेक्ट। तो जो लोग भी क्लास वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बार कमेंट करें। आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम, कोई अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो, हमें बोलिए बेटा। मैं इंटरेक्शन में बिलीव करता हूं एंड इट वुड नॉट बी डिस्टर्ब टू अस, आई नो दैट। चलिए, तो आर्टिकल और कंसर्निंग सब्जेक्ट पे सारी बात हो गई। सुनीता रानी, ठीक है? ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 60 तक हो चुका था, तो इस क्लास में आर्टिकल कंसर्निंग सब 61 से स्टार्ट करेंगे। तो 61 क्या कहता है, 62 क्या कहता है, यही सब चीज़ें हैं, कॉमन सी चीज़ें हैं। तो चलिए सबसे पहले 61 पे जानते ही हैं कि राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने की प्रक्रिया बताता है। तो हम चलते हैं आर्टिकल 61 क्या कहता है। तो इम्पीचमेंट process on the President of India, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया ये दी गई है इसमें। क्या मतलब है, यहां पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जब हम इंस्टीट्यूशंस पढ़ाएंगे, संस्थान पढ़ाएंगे, यानी जब हम राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो उनके सारे डिटेल्स आ जाएंगे, वहीं पे डिटेल होगा। पर यहाँ थोड़ा सा समझना जरूरी है ताकि मन में आशंकाएं ना रहे, पता नहीं क्या है। तो ध्यान देंगे, लोग पद पर आते हैं, समय के साथ रिटायर कर जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं, संवैधानिक पद, जिस पर लोग निर्वाचित होकर आते हैं, कहीं पर नियुक्त होकर आते हैं, कहीं नॉमिनेट होकर आते हैं और समय के साथ रिटायर करते हैं। अगर वो अपने पद के अनुकूल आचरण नहीं करते, कोई पक्षपात करते हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है, उन्हें से रिजिग्नेशन मांग लिया जाता है या फिर उन पर केस डाला जाता है तो उन्हें पद से त्याग देना पड़ता है। और लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जिन पद पर अगर उन्हें पद से हटाना है तो संकल्प प्रस्ताव पारित करके हटा दिए जाते हैं। टू पास ए रेजोल्यूशन बिल इन द हाउस एंड हट जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे पद हैं जिसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, स्पेशल प्रोसेस अपनानी पड़ती है उनको पद से हटाने के लिए। उन्हें सिंपली डिसमिस नहीं किया जा सकता, सस्पेंड नहीं किया जा सकता। उन्हें हटाने के लिए एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम है महाअभियोग और उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। ध्यान देंगे, एक शब्द है इंग्लिश का इम्पीचमेंट। आपने जब 11th क्लास इंग्लिश पढ़ी होगी, बी कोर्स इंग्लिश, तो उसमें लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा इंग्लिश में। लास्ट चैप्टर में एक चैप्टर का नाम है, शायद आपको याद हो आप लोगों को, इम्पीचमेंट ऑन वारेन हेस्टिंग्स। भारत में वारेन हेस्टिंग्स ने जितनी लूट मचाई, जितना मिसबिहेव किया अवध की रानी बेगमों के साथ, तो जब वो यहाँ से रिटायर होके गया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस पर इम्पीचमेंट चला था। हालांकि इम्पीचमेंट सफल नहीं रहा, गिर गया, पास नहीं हुआ, पर चला था। तो इम्पीचमेंट ऑन वारेन हेस्टिंग्स चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने। खैर,
तो वही शब्द है इम्पीचमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं महाभियोग। अभियोग मतलब किसी पे चार्ज लगाना। और जो महामहिम है, भारत का एक पद है, राष्ट्रपति का पद, जो भारत के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो सबसे ऊपर है, सर्वोच्च संवैधानिक शक्ति और सर्वोच्च संवैधानिक पद वो विराजते हैं, इसलिए उनको कहते हैं महामहिम। तो हम कहते हैं महाभियोग, यानी महामहिम पे जो अभियोग लगाया जाए, चार्ज लगाया जाए, उसको कहते हैं महाभियोग, इंग्लिश में इम्पीचमेंट। महाभियोग संसद में ही चलती है, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में, और उसकी पूरी प्रक्रिया है, कितने दिनों में इसे पास करना है, राष्ट्रपति उस समय में पद पर होंगे या नहीं, वो अपनी पक्ष कैसे रखेंगे, कितने लोग इस पर हस्ताक्षर करेंगे तो ये प्रस्ताव बनेगा, और कितने प्रतिशत बहुमत से पास होगा तो राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेंगे। यही सब चीज़ें हैं। आपको फिलहाल याद रखना है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग का इस्तेमाल होता है। वो बातें, प्रक्रिया इसमें दी है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब है बेटा 62, ठीक है। तो आर्टिकल 62 क्या कहता है, इस पर बात करें। तो हम आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में उस पर निर्वाचन कराने की क्या है प्रक्रिया, और उसे कितने दिनों के अंदर में भरा जाए, तथा ये भी दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु अचानक हो जाए, पद त्याग हो जाए, तो उनके कार्य को संभालने के लिए कोई तो राष्ट्रपति बनेगा, तो वो अस्थायी तौर पे कितने दिनों के लिए रह सकते हैं। तो उसी को हम शब्द दे रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर उसको समझाएंगे भी, ठीक है। तो याद रखिएगा, टू फील द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन सम emergency condition and terms, यानी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद कैसे भरा जाएगा और वह कितने समय के लिए रहेगा। तो याद रखिएगा, डी वाइस प्रेसिडेंट टेक चार्ज एज interim president, maximum for 180 days, यानी 6 मंथ। यानी यही कहा गया है बेटा कि अगर राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाता है, मृत्यु की वजह से, बीमार होने की वजह से वो काम संपादन नहीं कर पा रहे हैं, कॉमा में हैं, या त्याग पत्र दे दिया, तो तुरंत देन एंड देयर भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति मान लिए जाएंगे, शपथ बाद में होता रहेगा, ये मान लिए जाएंगे कि ये भारत के राष्ट्रपति हैं, और फिर वो इस तौर पर मैक्सिमम 180 दिन यानी 6 महीने तक रह सकते हैं, उससे आगे नहीं रहेंगे। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। यही चीज़ें हैं। तो ये हाँ, बोलिए बोलिए बेटा, बोलिए बेटा। प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर ऐसा हो तो उसके पद पे किसे नियुक्त किया जाता है? ठीक, वो भी बता रहा हूँ। तो एक तो ये हो गया। अब 6 महीने क्यों, इस बात को समझिए। रवि, मेरी तस्वीर वहाँ से हटाइए, तो उसको समझिए। भारत में कोई भी संवैधानिक पद जब खाली हो जाता है, तो खाली होने की तारीख से अगले 6 महीने यानी 180 दिन के भीतर
उसे भरा जाना अनिवार्य है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, एमपी एमएलए का, या कोई एमपी एमएलए का पद खाली हो गया हो, या एमएलसी का, या फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एडवोकेट जनरल, ये सब कोई भी पद 6 महीना, यही लिमिट है। चलिए, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आपका जो सवाल है कि सर पीएम का पद अगर खाली होता है तो ध्यान दें, पीएम की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको ऐसे देखिए, जो भी सबसे बड़ा दल चुनाव में उभर कर आता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा लोकसभा के सीट की संख्या होती है, या फिर चुनाव से पहले कोई कोएलिशन बना, चुनावी गठबंधन कई राजनीतिक दलों का, वो अगर सबसे बड़ा उभर के आता है तो वो अपना दावा पेश करता है राष्ट्रपति के पास कि मुझे बहुमत मिला है, मैं सरकार बनाना चाहता हूं, आप मुझे आमंत्रित करिए सरकार बनाने के लिए। तब राष्ट्रपति विचार करके जो सबसे बड़ा दल है या जो सबसे बड़ा कोएलिशन है उसको बुलाते कि आप आइए सरकार बनाइए, फिर वो सरकार बनती है। लेकिन जो दावा करता है वो पॉलिटिकल पार्टी के बीच क्या होता है, जरा गौर से सुनिएगा। एग्जाम्पल लीजिए बीजेपी का। बीजेपी एक राजनीतिक दल है, चुनाव लड़ी, और चुनाव लड़ने के बाद मान लेते हैं कि 300 एमपी लोकसभा के उसके जीत कर आए, सबसे बड़ा दल बना, तो वो 300 एमपी इकट्ठा हुए, उनके पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, चेयरमैन सब इकट्ठा हुए, और वो 300 एमपी इकट्ठा हुए और आपस में पार्टी के अंदर राय मशवरा लिया कि हम लोग में नेता कौन होगा, यानी चुने हुए एमपी का नेता कौन होगा। इसको कहते हैं बीजेपी का संसदीय दल। हर पार्टी का संसदीय दल होता है, तो सांसद यानी संसदीय दल, यानी वो बीजेपी में तो 20 करोड़ लोग मेंबर हैं, उसकी मैनेजमेंट बॉडी में, एग्जीक्यूटिव बॉडी में, महासचिव वगैरह सब मिलाकर के मान लीजिए 2000 मेंबर हैं, लेकिन उसके एमपी कितने हैं, तो 300। तो इसको कहेंगे संसदीय दल बीजेपी का। तो जो संसदीय दल है वो आपस में चूज करता है कि हमारा लीडर कौन होगा। तो सब ने कहा मोदी जी आप हमारे लीडर। तो बीजेपी के पार्लियामेंट्री पार्टी का चेयरमैन हुआ मोदी, और यही जो चेयरमैन होगा वही पीएम बनेगा। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी जीत गई, तो कांग्रेस पार्टी के मान लेते हैं कि 250 सीट आई, सबसे बड़ी पार्टी है, वो दावा ठोक दी। तो ये 250 जो एमपी हुए उसको कहेंगे कांग्रेस पार्टी का पार्लियामेंट्री पार्टी, संसदीय दल। अब वो आपस में जिसको नेता बनाया, कहा कि राहुल बाबा लीडर, तो राहुल गांधी लीडर। अब वो पत्र लेके राष्ट्रपति के पास जाएंगे कि मुझे पीएम बनाइए, हमारी पार्टी सरकार बनाना चाहती है। ये मतलब होता है। तो देखा, प्रोसेस आपको समझ में आ गया। ये है, यानी डायरेक्ट जनता पीएम को इलेक्ट नहीं करती, जनता तो पार्टी को वोट देती है। पार्टी के जीते हुए एमपीज आपस में एक नेता चूज करते हैं। अब वो नेता लीड करता है, लीड करके वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, अपना दावा करेगा, फिर राष्ट्रपति उसे बुलाएंगे, वो बोलेगा हम सरकार बनाते हैं, अपना लिस्ट देगा, ये हमारे मंत्री वगैरह सब होंगे, तब बोलेगा आइए आपको शपथ दिला देते हैं। तो उसको नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति एज ए पीएम अपॉइंटेड, और कहेंगे अब शपथ ले लीजिए, शपथ लेंगे, कुछ मिनिस्टर भी ले लेंगे। अब कहेंगे 15 दिन में बहुमत सिद्ध कर दीजिए कि वाकई में आपके पास है बहुमत, आप सदन में बहुमत सिद्ध कर दीजिए। इस तरह से बनते हैं पीएम। तो अब आइए, अगर पीएम डेथ कर जाए, अगर पीएम रिजाइन दे दे, अगर पीएम का जो चुनाव था वो अयोग्य घोषित हो जाए, इनमें से कोई कंडीशन हो, तो कौन बनेगा पीएम? तो बेटा वो बीजेपी पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी, वो आपस में तय करेगी कि मैं अगला पीएम किसको बनाऊं, क्योंकि सरकार किसी राजनीतिक दल की होती है, सरकार अकेला पीएम की नहीं होती। पीएम वो ऑलरेडी किसी न किसी पार्टी का है, तो पार्टी विल बी डिसाइड द हु विल द नेक्स्ट, ठीक है। लेकिन टेम्पररी किसको, वो भी पार्टी तय करती है आपस में। तो जनरली क्या होता है, जो होम मिनिस्टर होता है वो पीएम का काम देखने लगता है। कभी कभी फॉरेन मिनिस्टर को पीएम का काम देखने के लिए कह दिया जाता है। जैसे कांग्रेस पार्टी में आपको बता दूं, कई बार ऐसा हुआ कि मनमोहन सिंह बीमार पड़ गए, तो प्रणब दादा जो थे ना, वो विदेश मंत्री थे, उन्होंने काम देखा। तो ये चीजें हैं, तो या तो विदेश मंत्री या होम मिनिस्टर, लेकिन जनरल ट्रेडिशन है होम मिनिस्टर।
पीएम का स्थान ले लेता है टेम्पररली, जब तक कि पार्टी किसी एक को नहीं कहती। यही चीजें हैं। ओके सर, ये तो समझ आएगा। जैसे वो अपने फ्रीडम के टाइम पे 1947 में गए जवाहरलाल नेहरू थे, हाँ। उसके बाद 13 डेज के लिए ये गुलजारीलाल नंदा आया, फिर वो हाँ, वो बताता हूँ। बिल्कुल सही आप जो पूछे। अब आप देखिए कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी से थे और वो देश के प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू डेथ कर गए, 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू डेथ कर गए। तो जवाहरलाल नेहरू जो डेथ किए तो पार्टी ने तुरंत कहा गुलजारीलाल नंदा आप तब तक काम संभालिए जब तक कि अगला चुनाव विधिवत ना हो जाए। अगला चुनाव मतलब पार्टी के भीतर। तो गुलजारीलाल नंदा बन गए टेम्पररी, इसको एंट्रीम कहते हैं, कार्यवाहक एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, एग्जीक्यूटिव पीएम। और गुलजारीलाल नंदा तब तक काम संभालने लगे। इस बीच में संसदीय दल के नेता बोले कि चलो लाल बहादुर शास्त्री को बनाया जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री विधिवत अगले पीएम हुए और गुलजारीलाल नंदा एंट्रीम छोटे से समय के लिए हुए। ऐसे ही जब लाल बहादुर शास्त्री डेथ कर गए अनटाइमली, तो तुरंत फिर से गुलजारीलाल नंदा को बना दिया गया, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था, तो कहा कि यही बन जाएंगे। फिर इंदिरा गांधी चयन होके आ गई, फिर गुलजारीलाल नंदा साध हो गए। तो 2 बार गुलजारीलाल नंदा जो है एग्जीक्यूटिव पीएम बने, कार्यकारिणी पीएम बने। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब 62 तक हो गया, 62 ये। अब 63 से 69 तक ये वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सारे आर्टिकल्स हैं। तो हम पेज नंबर 2 पे चलने वाले हैं। अब पेज नंबर 2 पे हमारा आर्टिकल्स जो आया वो है 63। अब हम आर्टिकल 63 से लेकर के 69 तक ये पूरा का पूरा अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पूरा आर्टिकल्स बेटा ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर होगा। आइए, तो इसमें से हम अब A63 ले लेते हैं। ये किससे कंसर्न है? तो जैसे आपने 52 पढ़ा भारत का राष्ट्रपति, तो 63 क्या कहेगा? भारत का उपराष्ट्रपति। तो दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पोस्ट, यानी यह भारत के उपराष्ट्रपति का पद है। तो भारत के उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कौन से आर्टिकल हैं? तो कहेंगे 63। ये पद बताता है, उसके कार्य सब बताएगा। अब आ जाइए आर्टिकल 64। तो बेटा जिस तरह से आपने पढ़ा 53, राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो 63 क्या कहेगा? नहीं, तो 63 ये कहा, तो 64 क्या कहेगा? तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is the ex officio of the ex officio chairman of the राज्य सभा। यानी एक्स ऑफिशियो एक शब्द है, इसका अर्थ है पदेन। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। याद रहे, चेयरमैन का अर्थ सभापति है।
अब कहेंगे क्या मतलब, तो जैसे मैं आपको बिजनेस में लेके चलता हूं। जब आप 11th-12th क्लास में बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं, व्यवसाय, तो उसमें एक शब्द आता है कर्ता। एक्चुअली जब हम लोग पढ़ाते बच्चों को ज्वाइंट वेंचर कंपनी क्या होती है, तो उसमें कर्ता शब्द आता है। देखिए, जैसे ज्वाइंट वेंचर कंपनी हुई रिलायंस कंपनी, और रिलायंस के मालिक उस टाइम में थे धीरू भाई अंबानी, और धीरू भाई अंबानी के 2 पुत्र हुए, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। तो ऑलरेडी उनकी कंपनी है, उनके नाम से है, तो वारिश हो गए ऑलरेडी ये दोनों बेटे। लेकिन ज्वाइंट वेंचर कंपनी के ट्रेडिशनल जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जैसे ही उस कंपनी का कर्ता धर्ता चेयरमैन धीरू भाई अंबानी गुजर गए, ऑटोमेटिकली उस कंपनी को ऑपरेट करने की सारी शक्तियां बड़े बेटे में आती है, ऑटोमेटिकली। तो मुकेश अंबानी बड़े बेटे थे, उसने कंपनी को फिर संभालना शुरू कर दिया, डिसीजन लेना शुरू कर दिया। ये रूल है। तो इसे बिजनेस स्टडी में कहा जाता है कर्ता। ऑटोमेटिकली वो आ गया, उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ा। बाद में दोनों भाई अपना शेयर बांट लिए, वो अलग है, वो छोड़ दीजिए। अब आइए भारत की हिंदू परंपरा में उत्तराधिकारी का नियम के तहत ध्यान देंगे। पिता की मृत्यु होते ही जितने उनके बेटे हैं, जो बड़ा बेटा है वही जो है मुखाग्नि देगा, वो नहीं है तो छोटा बेटा, तब मंझले सजले के हिस्से आता है। कोई नहीं तो बेटी देती है, कोई भी नहीं है तो वाइफ ही देगी। सारा सिस्टम है, अपना रूल है, वैदिक है, ठीक है। लेकिन जनरली बड़ा बेटा, क्यों? क्योंकि यह भी बताया गया है कि बड़ा बेटा जो है उसके बाद सारे क्रियाओं का डिसीजन लेगा। अब जैसे मेरे पिताजी 2014 में गुजर गए, हम 4 भाई हैं, तो पिताजी के गुजरते ही सारी बातें हमारे बड़े भाई साहब पे आ गई। उन्हीं को फिर पगड़ी का रस्म हुआ कि अब इस फैमिली का हेड ये है, वही उसका डिसीजन होगा। और हम लोग भी आज इतने बड़े हो गए हैं, चारों भाई चारों शहर में रहते हैं, लेकिन कभी भी कोई घर से रिलेटेड डिसीजन होता है तो जो भी हो हम लोग उन्हीं को सलाह मशविरा सब देते हैं, पर कहते हैं आप जो निर्णय लीजिएगा वो चलेगा। तो ये चीज है, तो याद रखिएगा, इसको भी कहते हैं कर्ता। देखा, बिना कुछ किए ऑटोमेटिकली वो चीफ बन जाते हैं। ठीक वैसे ही भारतीय संविधान में भी है, जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा ऑटोमेटिकली वो नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा, ऑटोमेटिकली वो गंगा रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बन जाएगा, ऑटोमेटिकली वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बनेगा। यानी ऑटोमेटिकली वो ऑलरेडी चेयरमैन है उसका। और भी चीजें हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद है, बहुत सारी चीजों के वो चेयरमैन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। उसके लिए अलग से शपथ दिलाना वगैरह कोई प्रक्रिया नहीं, ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली बन जाने, जो इस पद पे आया वो भी मान लिया जाएगा। इसी को कहते हैं एक्स ऑफिशियो, पदेन। तो ऐसे ही जो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं वो ऑलरेडी राज्यसभा के सभापति हो जाते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापतित्व करेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल चेयरिंग ऑफ द राज्यसभा। कहीं नहीं लिखा है कि वो राष्ट्रपति की मदद करेंगे, राष्ट्रपति की सलाह देंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ है। तो दैट इज द वे, ठीक है। ये अलग बात है कि जब राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करने लगते हैं। तो जब तक वो उपराष्ट्रपति के तौर पे एंट्रीम रूप से काम कर रहे हैं, उस दरमियान वो राज्यसभा का सभापतित्व नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है उस दरमियान वो राज्यसभा के सभापति वाला सैलरी भी नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है वो राष्ट्रपति के तौर पे अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति की सैलरी लेंगे। तो अब कहेंगे तो फिर उपराष्ट्रपति कौन होगा? आपके दिमाग में यह बात आएगी। तो उपराष्ट्रपति कौन होगा? यह भी रूल है। द चीफ जज ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। तो क्या वो चेयरिंग करेंगे? करेंगे, वो राज्यसभा का चेयरिंग करेंगे। अब अगला सवाल, अगर ये अस्थायी उपराष्ट्रपति अब चुनाव लड़ना चाहता है राष्ट्रपति का, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? जिस पीरियड में चुनाव की शुरुआत होगी वो राष्ट्रपति पद से त्याग दे देंगे, भले अस्थायी है पर हट जाएंगे। तो फिर कौन आ जाएगा?
तो चीफ जज ऑफ इंडिया आ जाएगा और ये राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने लगेंगे। जीत गए तो बल्ले बल्ले, ना जीते तो उपराष्ट्रपति तो है ही। ये सब रूल होते हैं। आइए, पद त्याग दिया और इलेक्शन करने लगे तो अगर हार गए तो वो रहेंगे? हाँ हाँ, राष्ट्रपति अस्थायी तौर पे थे ना, तो हट गए। उपराष्ट्रपति तो वो हैं ही, तो राष्ट्रपति बन गए, उपराष्ट्रपति का पद त्याग कर देंगे। क्योंकि जो चीफ जज है वो भी तो टेम्पररी उपराष्ट्रपति बना हुआ है ना, क्योंकि आप ऐसा कर नहीं सकते ना, इसीलिए बिल्कुल रहेंगे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह याद करिए। तो ये चीजें, तो यहां तक आ गए 64 तक बेटा। अब 65 में क्या है, अब देखिए 65 क्या कहता है। तो आर्टिकल 65 बेटा, अभी आपने पढ़ा था 62, और 62 में पढ़ा था कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है अचानक तो उसे कैसे भरा जाएगा, यानी उपराष्ट्रपति भरेंगे, आएंगे। और वो कब तक रहेंगे, 6 महीने तक रहेंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव करना जरूरी है, पद खाली नहीं हो सकता। टेम्पररली हम 6 महीने तक चला सकते हैं। तो ये बात है। तो ऐसे ही 65 में क्या है, वही चीजें। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, यह लिखा है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो द वाइस प्रेसिडेंट of India will act as acting president of India if post vacating sudden। वही चीज है, मैंने कहा कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है, देखिए 62 भी वही है, 65 भी वही है, लेकिन 62 राष्ट्रपति की तौर से बताया गया है और 65 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकते हैं टेम्परली, यह बताया गया है। दोनों में अंतर यही है बेटा, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट बात कही गई है। ये नरेशन की तरह है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की तरह है। तो उपराष्ट्रपति किन परिस्थिति, यानी उपराष्ट्रपति जिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, इसका वर्णन भारत के संविधान के किस आर्टिकल में है, 65। ये तो अब 66 हुआ, A66। तो A66 कहां जाएगा, तो देखिए बेटा याद करिए, 54 के लिए मैंने क्या कहा था, 4 से 54 और 4 से चुनाव, यानी 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है। तो यहां 66 नहीं, 66 तो निर्वाचन, तो 66 निर्वाचन से जुड़ा हुआ है, यह ध्यान में रखेंगे। तो आइए, तो इसमें क्या बोलेंगे हम, द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये यूज करेंगे, यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इलेक्शन फॉर वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट, सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो 66 है। अब 67 में क्या होगा, पदावधि। वहां पर पदावधि क्या देखा था 57 में, तो A67 टर्म ऑफ दी वाइस प्रेसिडेंट, मालूम है 5 ईयर, तो 5 साल का टर्म होता है, 5 साल का टर्म है, यह हम और आप जान रहे हैं। अब इसके आगे 68, तो निर्वाचन के समय की प्रक्रिया वगैरह हो, ठीक है। अब आइए पेज 3 पे चले, क्या बैक कर दूं, बोल रहे थे कि हो गया। अच्छा, अब पेज 3,
अब आर्टिकल्स हमारे पास आ गया 66 हो गया था ना, 67 हो गया, 68। अब ये क्या है? अब 60 देखिए, 62 में देखा राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो, 65 में देखा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, और 68 क्या कहता है? अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसके भरने की प्रक्रिया क्या होगी? सडन, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे, ये मतलब हुआ। तो अब हम लिखेंगे द वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट सडन vacate and how to fill it। मालूम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको फिल करेंगे, और कब तक रहेंगे? 5 years, सॉरी टिल 6 month 180 days। प्रायोरिटी 180 डेज को दीजिएगा, दोनों एक है, पर 6 मंथ में 181 और 179 भी हो सकता है, 30, 31, 29, 28 की वजह से। तो 6 मंथ को प्रायोरिटी के बजाय 180 दिन को प्रायोरिटी दीजिएगा हमेशा। तो याद रखिएगा टिल 6 मंथ। अब एज एक्टिंग, एक्टिंग मतलब कुछ काल के लिए। चलिए अब 69 है, तो अब आर्टिकल्स 69 पे आ जाए। तो आर्टिकल 69 क्या कहता है? शपथ कैसे लिए जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान, तो लिखेंगे ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यानी शपथ या प्रतिज्ञान, ये चीज है। तो ये भी हम समझ गए, यानी उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बात हो गई। अब आपने एक चीज तो देखा ना कि उपराष्ट्रपति जो है, कुल मिला के जो नोट बनी, द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट मेंबर ऑफ द राज्यसभा, still chairman of the राज्यसभा। बेटा आपने देखा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, यानी वो राज्यसभा के एमपी नहीं होते, फिर भी उस हाउस के चेयरमैन होते हैं, सभापति होते हैं। जबकि आप लोकसभा में देखेंगे कि लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं, पीठासीन अधिकारी जिन्हें कहते हैं, वह लोकसभा के एमपी होते हैं, लोकसभा के मेंबर होते हैं। यह बात तो कंफर्म है ना? अब पता चला? तो जरा सोचिए, जब हम आगे आर्टिकल्स पढ़ाएंगे और कहेंगे कि अगर लोकसभा में किसी विधेयक पे मतदान होता है और बराबर रहता है, मान लीजिए 100 इधर भी हाँ में और 100 नो में, यस 100 वोट और नोइज 100 वोट, NO में ES लगा दिया तो प्लूरल बन गया नोइज, यानी जो नेगेटिव वोट किया वो भी 100 है, यस वो भी 100 है, तो वोट तो बराबर हो गया। तो ऐसे में डिसीजन तो लेना जरूरी है। तो मैं स्पीकर हूं, 200 लोग बैठे हैं, वोट किया, 100 बराबर हो गए। अब मैं क्या करूं? तो मैं भी तो मेंबर हूं ना, मैं भी तो एमपी हूं, तो अब मैं अपने वोट का इस्तेमाल करूंगा। स्पीकर अपना वोट या तो यस में डालेगा या नो में डालेगा, डिसीजन हो जाएगा हाँ या ना। तो इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग वोट ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इफ द वोटिंग इज रिमेन टाई। ऐसे में वो अपना निर्णय वाला मत दे सकता है। ये उसे आर्टिकल्स 100 के तहत ये बात मिलती है, अधिकार। तो दिमाग में होता है अच्छा स्पीकर है अपने हाउस का, तो ऐसे ही राज्यसभा के सभापति को भी मिलेगा।
अब अभी आपको बताया ना लॉजिक कि राज्यसभा का सभापति जो है वो तो उपराष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा का सभापति मेंबर नहीं है राज्यसभा का। तो अगर राज्यसभा में ऐसी वोटिंग की नौबत आती है और वोटिंग टाई हो जाती है तो क्या राज्यसभा का सभापति मतदान करेगा? जब मेंबर ही नहीं है तो उसकी हैसियत कहां से है मतदान करने की? नहीं करेगा। तो देखा यहां पे स्पीकर और सभापति के बीच में पावर का खेल। उसका डिसीजन कैसे होगा फिर सर? हाँ, वो नहीं देगा, वो एज इट इज डिसीजन रह जाएगा। जो हुआ टाई तो फिर से होगा मतदान, दोबारा मतदान करवाएगा। तो क्या करेगा? तो उसका तरीका है, जो सभापति है उसके नीचे तो उपसभापति होते हैं ना, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और डेप्यूटी चेयरमैन उपराष्ट्रपति नहीं होता। तो ये कौन होता है? वो ऑलरेडी राज्यसभा का एक एमपी होता है, एक मेंबर होता है। तो उस दिन उसको बैठा देगा, तुम चेयर पे बैठ जाओ, उपराष्ट्रपति छुट्टी, साइड हो जाए, आज आप मत बैठिए, इधर बैठ जाएगा। अगर अब टाई होता है तो स्वाभाविक है कि वो तो मतदान कर सकता है। अर्थात स्पीकर, डिप्टी स्पीकर दोनों को डिसीजन मेकिंग वोट मिल जाता है। राज्यसभा में सिर्फ डेप्यूटी चेयरमैन को मिलता है डिसीजन मेकिंग वोट, क्योंकि वो मेंबर है, चेयरमैन नहीं। अब लॉजिक क्लियर हुआ? चलिए, यस सर। तो बस, तो इसी से आपको याद करना है, क्योंकि वोटिंग राइट उसी को होगा जो उस हाउस का मेंबर है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, वो भी आया था क्वेश्चन। बेटा जनरली देखा जाए, एक होता है विश्वास प्रस्ताव, एक होता है अविश्वास प्रस्ताव, ट्रस्ट मोशन और जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस मोशन, और एक होता है नॉन ट्रस्ट मोशन यानी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। ये दोनों लोकसभा में ही ला सकते हैं। ट्रस्ट मोशन सरकार लेके आती है कि मेरा पूर्ण बहुमत है जी, मेरा पूर्ण बहुमत है, ठीक है, साबित करना होता है। और नॉन ट्रस्ट मोशन विपक्ष लेके आती है कि आपका पूर्ण बहुमत नहीं है, आप इस्तीफा दीजिए, आप सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, यू हैव नो मेजोरिटी ऑफ द हाउस, हाउ कैन, आपका कोई बिलीव ही नहीं है, आप पे सदन को ट्रस्ट नहीं है, आपको बहुमत नहीं है, आप रिजाइन दीजिए, ऐसा होता है। मनमोहन सिंह अपना ट्रस्ट मोशन लेकर आए थे, पिछले वाले में ट्रस्ट मोशन में लेकर आए थे, तो उस पर लंबी चौड़ी बहस हुई, बाद में उस पर वोटिंग होती है। तो वोटिंग शुरू हुई लोकसभा में, जीत गए, लेकिन मनमोहन सिंह ने वोटिंग नहीं की। वही पीएम है, वही लेकर आए और वही वोट नहीं किए। मालूम है क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह 2 बार पीएम बने और कभी भी वो लोकसभा के एमपी नहीं थे, वो राज्यसभा के एमपी थे। वोटिंग कहां हो रही है? लोकसभा में, और ये वोटिंग होती ही है लोकसभा में, विश्वास प्रस्ताव का, अविश्वास प्रस्ताव का। तो वोटिंग हो रही है लोकसभा में। एज ए पीएम आप लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, आप लेके आए, लेकिन आप खुद ही वोट नहीं किए क्योंकि आप राज्यसभा के मेंबर हैं। जी जनाब, ये सब टेक्निक्स जानना जरूरी है। अगर सर वो लोकसभा का मेंबर होते तो वो कर सकते? बिल्कुल कर सकते थे। चलिए, अब 69, इंदिरा गांधी भी तो राजस्थान, बोलिए। इंदिरा गांधी लोकसभा की हमेशा मेंबर रही है। लोकसभा की? हाँ, लोकसभा की। अब जैसे योगी जी जो पहली बार थे तो वो विधानसभा के नहीं, विधान परिषद के मेंबर थे। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव दोनों बार विधान परिषद के थे। मायावती विधान परिषद की मेंबर थी, तो वो भी विधानसभा में वोट नहीं कर सकती अगर कभी भी आता तो। चलिए बेटा, अब हम आगे बढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर। तो अब हम 72, 74, 75, 76, 78 पे चलेंगे। तो ये एक प्रक्रिया यहां पे लास्ट होती है। अब जो सर आप पहले 3 सब्जेक्ट की क्लासेस लेते थे एक साथ? पहले हम लेते थे 3 सब्जेक्ट, एक्चुअली 4, एक करंट अफेयर्स, उसके बाद लेते थे ये हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, उसका ज्योग्राफी बेटा। तो 45 मिनट की क्लास बनती थी। तो 45 मिनट में मैं खुद ही संतुष्ट नहीं होता कि ये शुरू किया ये ख़त्म। और आप देख ही रहे हैं मैं जो पढ़ाता हूँ, जो मेरा तरीका है, कितना हम डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ, ताकि एक एक पहलू को समझा जा सके। क्योंकि आप लोग की जो उम्र है, ये डिस्कस करके पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। छोटे बच्चों को टू द पॉइंट लिखता गया, लिखते जाओ, वो 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों को है। ग्रेजुएशन में देखते हैं टीचर जो है लेक्चर देते हैं, लिखाते कम है, टॉपिक लिखा दिया, लेक्चर देते हैं।
बच्चे सुनते हैं, अपना नोट करते हैं, यही होता है। तो लेक्चर सिस्टम होता है, यहां पर भी वही चीजें हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए ये डिस्कस करके आप ज्यादा अंडरस्टैंडिंग से एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर। तो ये टाइम हमारा 45 मिनट में बनता ही नहीं था, तो मैं अनसेटिस्फाइड था। और आप लोगों का भी है कि हो तो रहे 3 सब्जेक्ट, बढ़ ही नहीं रहे हैं सब्जेक्ट। देन आई डिसाइडेड कि 2 सब्जेक्ट लो, कम से कम 1 घंटा 10 मिनट का 2 सब्जेक्ट लिया और एक ये, तो 3 ही हुए लेकिन सॉलिड हुए, और लगता है कि अब बढ़ रहा है सिलेबस। तो ये चीज़ है, ये खत्म हो जाएगा 2 पॉलिटी और हिस्ट्री, तो उसकी जगह इकोनॉमी और ज्योग्राफी उठा के लाएंगे। चलिए बेटा अब हम आगे बढ़े। अब जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट आर्टिकल, वो नेक्स्ट हाँ 72 पे, 74 पे, 75 पे, 76 पे, 78 पे फोकस होगा, 79 पे, 80 पे और ऑनवर्ड्स फोकस्ड होगा। यानी हम 70 71 नहीं पढ़ने जा रहे, 73 नहीं पढ़ने जा रहे, 77 नहीं पढ़ने जा रहे, कोई मतलब नहीं है, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर नेक्स्ट पे चले, पेज नंबर 4 पे चलते हैं। पेज नंबर 4, सॉरी, आर्टिकल 72 क्या कहता है? इसको साधारण भाषा में कहते हैं राष्ट्रपति की दया याचिका पर न्यायिक क्षमादान की शक्ति, यानी जुडिशियल पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन, ठीक है, पिटीशन जो आता है दया याचिका, मर्सी पिटीशन, उस पे, यानी द जुडिशियल पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट of India on mercy petition, यानी दया याचिका पर राष्ट्रपति की न्यायिक क्षमादान की शक्ति, ये है क्या? देखिए आर्टिकल्स हम पढ़ा रहे हैं और इसमें तो बस यही पूछेगा कि दिस पावर इज कंसर्न टू विच आर्टिकल, यानी राष्ट्रपति की जो न्यायिक क्षमादान की शक्ति है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है, या पूछेगा अनुच्छेद 72 में क्या है। यही 2 तरीके होते हैं पूछने के। तो आंसर तो आ गया, लेकिन है क्या ये मैं समझा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। बेटा आप भी जानते पूरी दुनिया में हम लोकतंत्र तो ले आए, लेकिन ट्रेडिशन की कुछ चीजों को आज भी हम बनाए रखे हुए हैं। हम राजा की जगह अब राष्ट्रपति कहते हैं, तो कहीं प्रिंस कहते हैं, कहीं नरेश कहते हैं, कहीं सुल्तान कहते हैं, हर जगह अलग अलग तरीके, कहीं गवर्नर जनरल कहते हैं आज भी। तो कुल मिलाकर के जो बात ये बनती है कि देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का है और वो एक सिंबॉलिक पोस्ट है, पावरफुल भी है। तो अगर कोई भी चीज़ें होती हैं, कोई क्राइम होता है देश में, तो क्राइम का तरीका है, उसको हियरिंग होती है, पनिशमेंट होता है। आप पनिशमेंट में अगर सेटिस्फाइड नहीं है कि मेरे साथ गलत हुआ, आपको अगर ऐसा लगता है, तो आपको डिक्री जब देती है न्यायालय, तो वो साथ में ये भी लिख के देती है कि 90 दिन के भीतर या 30 दिन के भीतर आप इससे ऊपर के न्यायालय में अपील कर सकते हैं, इफ़ योर चॉइस। तो
तो जैसे सिविल कोर्ट में आपका या क्रिमिनल कोर्ट में आपका हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो आपने अपील किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से भी आपको लगता है कि मैंने ये गलत है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करिए। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आपको लगता है कि ये तो गलत हुआ मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए, मान लेते हैं, तो फिर आप कहां जाएंगे? तो इस देश का सर्वोच्च प्रधान राष्ट्रपति है, आप उससे दया याचिका डाल के, यानी उससे कहिएगा कि हमें रहम करिए। इसका मतलब आप चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि मुझे ये सजा नहीं मिलनी चाहिए, मैंने ये काम नहीं किया है, आप जो है अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप ब्लेम नहीं कर रहे हैं किसी पर आप कह रहे हैं जो हुआ सो हुआ, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मुझे माफ कर दिए, आप मर्सी पिटीशन दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, अपील आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, उसके बाद अपील, आखिरी अपील आप कर सकते हैं कहां? दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। पर इस अपील को अपील ना कह के क्या कहते हैं? मर्सी पिटीशन, दया याचिका, मुझ पे दया करिए, रहम करिए। गलती हो जाती है तो आप किसको रहम करेंगे? भगवान माफ कर दो, अब नहीं करेंगे। देखा, मतलब मालूम है कि हमने गलत किया, लेकिन अब नहीं करेंगे, माफी दे दो, सुधर जाऊंगा। तो भगवान से, तो पृथ्वी पर जो है और देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष है, हर देश के राष्ट्राध्यक्ष को यह अधिकार है, भारत के भी नेशनल हेड को अधिकार है, प्रेसिडेंट को। इसको कहते हैं दया याचिका। तो हम आर्टिकल 72 के तहत पिटीशन डालते हैं, मर्सी पिटीशन, लेकिन हम वहां जाके सुनवाई का अधिकार नहीं रखते कि राष्ट्रपति जी हमने आपको दया याचिका दी थी, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं, कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। नहीं कह सकते। राष्ट्रपति भारत का एकमात्र पद है ऐसा जिससे कोई सवाल नहीं कर सकता, कब, क्यों, कहां, कैसे, क्यों नहीं, कोई सवाल ना सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ना कैबिनेट कर सकती है, ना पीएम, ना उपराष्ट्रपति, ना संसद, कोई सवाल नहीं कर सकता। आपको लगता है वो अपने पद के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, आप महाभियोग लगाइए, संसद में हटा दीजिए, पर सवाल नहीं कर सकते प्रेसिडेंट से। 10 मिनट और 2:30 बजे छोड़ूंगा। हाँ, 2.5 मिनट। हाँ, दूसरा, राष्ट्रपति जो है के संदर्भ में जो मैंने बात कही, वह सुप्रीम कोर्ट के सुनाए गए फैसले को बदल सकता है, छोटा कर सकता है, कुछ समय के लिए टाल सकता है। समझ रहे? हां, यानी सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय के सुनाए गए किसी भी फैसले को दया याचिका के माध्यम से वह, मान लीजिए फांसी की सजा है, माफी हो गई, अब कोई फांसी, माफी, चलो निकलो, यह भी कर सकता है। फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है, माफ कर सकता है, 10 साल के कारावास में, 1 साल के कारावास में बदल सकता है। समझ में आई बात? फांसी हो या आजीवन कारावास हो या कोई भी सजा हो, उसको कह सकता है कि 5 साल के लिए टाल दो, 10 साल के लिए टाल दो, 2 साल के लिए टाल दो। अब टलवा भी सकते हैं, डिटेन करवा सकते हैं, या फिर सजा को दूसरी सजा हल्के में, भारी नहीं, हल्के में बदल सकते हैं। टोटल माफ, इसको कहते हैं माफ करना। लघुकरण, छोटा कर देना सजा को, यानी सजा बदल देना। तो माफ कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, सजा को बाद में भोगने के लिए कह सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, पार्डन शब्द लिखा है, पार्डन मतलब क्या होता है? माफी। पार्डन कर सकते हैं, सॉरी, तो इसका मतलब वो माफी दे सकते हैं सजा को, एक। दूसरा क्या कर सकते हैं? तो बेटा दूसरा क्या है? चेंज, बदल सकते हैं सजा को। दूसरा छोटा कर सकते हैं, यानी शॉर्टेन, यानी लघुकरण। और डिले, यानी टालना। कुछ भी इसमें से कर सकते हैं, लेकिन यह कहा गया है ऐसा करने का कुछ औचित्य होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि क्यों। लेकिन इस सब का क्या है? स्वविवेक की शक्ति से, सेल्फ कॉन्शियस।
सेल्फ कॉन्शियस यानी हाँ, स्वविवेक की शक्ति प्राप्त है। अब जैसे देखिए, दो भाई दो बहन या भाई बहन झगड़ा कर लेते हैं। अब बड़ा भाई है, सजा सुनाता है कि तुम 4 बार कान पकड़ के उठा बैठी करो। अब आप चले जाइए पापा के पास, वो सुप्रीम है घर में जनरली, मैं अब नहीं करूंगा, अच्छा छोड़ दो रे, माफ कर दो, कोई बात नहीं, अब नहीं करोगे, नहीं छोड़। देखा, वहां पर आप बच्चे, हम सवाल नहीं करते पापा आपने ऐसा क्यों किया, जबकि घर में तो आप ये रूल बनाए थे। तो पापा कहते छोड़ दो, बच्चा है जाने, मतलब ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो ऐसी स्वविवेक की शक्ति राष्ट्रपति को है, ऐसे समझिए। तो ये चीजें हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट कहा कि इसके पीछे औचित्य होना चाहिए। अब आइए मामला, कोई आदमी जो दया याचिका देता है तो देता कैसे है, तो ध्यान देंगे। जैसे ए नाम का व्यक्ति है, ये मैं हूं, मान लीजिए सुनील सर हैं, ये ए नाम का व्यक्ति सुनील सर है, और हमने अपना मर्सी पेटिशन, यह है एमपी मर्सी पेटिशन तैयार किया, ये हमारा पेटिशन है माफी का। तो हम किसको देंगे, तो ये मेरा पेटिशन कहाँ जाएगा, ध्यान देंगे। मैं बिहार से हूँ, ठीक है, तो बिहार में क्राइम हुआ है, बिहार से हूँ मान लीजिए, बिहार में क्राइम हुआ है, तो हम किसको देंगे, ये देंगे हम चीफ मिनिस्टर को, सीएम ऑफ बिहार को जाएगा, यानी ये बिहार सरकार को जाएगा, चीफ मिनिस्टर को नहीं। बिहार गवर्नमेंट आप बोलिए या चीफ मिनिस्टर बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। अब बिहार गवर्नमेंट ये किसको भेजेगी, गवर्नर को, गवर्नर ऑफ बिहार को भेजेगी, ठीक है। अब बिहार का गवर्नर जो है ये किसको भेजेगा, तो याद रखिएगा ये भेजेगा किसको, तो यूनियन गवर्नमेंट को, यानी मोदी जी को भेजेगा, यानी पीएम बोल दीजिए या कैबिनेट बोल दीजिए, एक ही बात है। ये किसको भेजेगा, प्रेसिडेंट को, शॉर्ट में PREZ, प्रेसिडेंट को। कितने क्या कहते हैं स्टेज है बेटा, 4 स्टेज। हम डायरेक्ट जाके राष्ट्रपति को नहीं दे सकते, डायरेक्ट क्या कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, डायरेक्ट गवर्नर को नहीं दे सकते। हमारा सरकार के पास जाएगा, सरकार उसे गवर्नर के पास भेजेगी, गवर्नर उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति के पास। कौन इसको आगे कब भेजेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। अफजल गुरु की फांसी की सजा दिल्ली हाई कोर्ट ने दी, सुप्रीम कोर्ट से भी वो हुआ। अब अफजल गुरु ने पिटीशन लगा दिया, कांग्रेसी हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, उन्होंने कहा कि एक पिटीशन बनाओ, देखते तुम्हारा सजा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक लेना है। तो शीला दीक्षित थी कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर दिल्ली की, 6 साल तक शीला दीक्षित ही दबाए रखी फाइल, गवर्नर तक को नहीं दी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं दी। 2 या 3 साल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहा, तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर राष्ट्रपति को दी। दैट इज द वे। तो ये चीजें हैं, देख लीजिए। तो ये इस बीच में कहां पे अटका हुआ है ये पूछने का राइट नहीं है। लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना सर, यही तो गलत तरीका है ना, यही सब कानून में बदलाव होना चाहिए। तो ये प्रोसेस है, ये ध्यान में रखिएगा। ये प्रोसेस नेट PGT पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं ना, मतलब जितने हाई लेवल, मैं उसी लेवल के हिसाब से ही पढ़ाता हूँ, टाइम भले जो लग जाए। तो ये पूछता है आपसे। चलिए, ये हो गया 72। अब हम आते हैं बेटा 74 पे। क्या बेटा, 225 हो गए सर। हाँ चलिए, हाँ नहीं होगा आगे, सही बात है। तो बेटा आज के लिए यहाँ पे रखिए, इससे आगे बढ़ेंगे कल। कल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 73 है ना, 74 ये है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, 75 प्राइम मिनिस्टर, 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 78 द प्राइम मिनिस्टर ड्यूटी टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट, 79 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द पार्लियामेंट, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, और उसके बाद सब अगला जो एक एक है लगभग 100 तक, 1-2 को छोड़ दे तो सारा इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करेंगे कल। टिल देन टेक केयर बेटा, बाय बेटा।